नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में अंग्रेजों की भारत विजय। अंग्रेजों ने भारत को किस प्रकार से जीता, तो इसमें दो तत्व बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक युद्ध और दूसरा लॉर्ड वेलेस्ली से लेकर के लॉर्ड डलहौजी तक जो कूटनीतिक उपाय किए गए, जैसे कि सहायक संधि प्रणाली, हड़प नीति आदि। आज हम सबसे पहले जिक्र करेंगे बंगाल का। अंग्रेजों ने बंगाल को किस प्रकार जीता, बंगाल के नवाब ब्रिटिश चुनौती का सामना करने में विफल क्यों रहे। एक प्रश्न ये भी उठता है कि बंगाल ही क्यों। इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर हम लोग डालेंगे कि बंगाल का महत्व क्या था। बंगाल भारत के सबसे समृद्ध प्रांतों में से एक था। अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे बंगाल के उस दौर की, जिसमें बंगाल और पूरा आज का पश्चिम बंगाल, आधुनिक बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके, बिहार उड़ीसा के भी कुछ इलाके उसमें शामिल थे, तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। अगर यूरोप से रूस को निकाल दिया जाए तो फिर आप समझ सकते हैं बंगाल क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, और जैसा कि खुद जेम्स मिल और कुछ अन्य अंग्रेजों ने लिखा कि बंगाल की जो समृद्धि थी, बंगाल में जो धन और संपत्ति थी, उसका मुकाबला यूरोप भी नहीं कर सकता था। जब तक मुगल बादशाह ताकतवर रहे, यानी कि 1707 औरंगजेब तक, तब तक अंग्रेजों को बंगाल में या किसी भी ऐसे सूबे में, प्रांत में जहां पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, कुछ करने का अवसर नहीं मिला। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर होती चली गई और क्षेत्रीय शक्तियों को पनपने का अवसर मिला। और शुरुआती दौर में उन्हीं क्षेत्रीय शक्तियों में से एक ईस्ट इंडिया कंपनी भी बन गई, यानी एक व्यापारिक कंपनी, एक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति बन गई। हम अपने सिलेबस की शुरुआत करते हैं बंगाल में मुर्शीद कुली खां से। 1701 में औरंगजेब ने मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान अपॉइंट किया। दीवान आप जानते हैं, राजस्व मंत्री, एक प्रकार से आय और व्यय के लिए जिम्मेदार। अकबर की पॉलिसी थी चेक एंड बैलेंस की, कि किसी भी प्रांत में एक व्यक्ति को संपूर्ण अधिकार न दिए जाएं, तो एक सूबेदार अलग से अपॉइंट किया जाए और दीवान अलग से अपॉइंट किया जाए। तो मुर्शीद कुली खां को दीवान अपॉइंट किया। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो धीरे धीरे मुर्शीद कुली खां ने अपनी शक्ति बढ़ा ली। वो बंगाल का सूबेदार बन गया। अब वो नवाब कहलाने लगा। और ये देखते हुए कि उन दिनों बंगाल की जो राजधानी थी ढाका, वहाँ पर कुछ मुगल प्रभाव ज़्यादा था, तो उसने अपने लिए एक सुरक्षित राजधानी की तलाश करी और उसने बंगाल के प्रशासनिक केंद्र को ढाका से शिफ्ट कर दिया मुर्शिदाबाद। 1701 से लेकर के और 1727 तक आप देख सकते हैं बंगाल के नवाबों का एक क्रम यहाँ मैंने लिखा है। मुर्शीद कुली खां अपनी मृत्यु तक बंगाल के नवाब के पद पर रहा। और अब जो मुगल बादशाह थे, उनके हाथ से ये शक्ति चली गई कि वो अपने किसी प्रतिनिधि को बंगाल में कोई अपॉइंटमेंट कर सकें। तो मुर्शीद कुली खां के बाद उसका उत्तराधिकारी उसी के परिवार से सुजाउद्दीन हुआ। और सुजाउद्दीन 1727 से 1739 तक। सुजाउद्दीन ने 1732 में बिहार वाले क्षेत्र के लिए एक अपॉइंटमेंट किया। वो अपॉइंटमेंट आगे चल करके महत्वपूर्ण परिणाम देने वाला था। सुजाउद्दीन ने क्या किया कि बिहार के लिए एक अपॉइंटमेंट किया। उसने अलीवर्दी खां को वहाँ का क्षेत्रीय प्रबंधक, रीजनल गवर्नर अपॉइंट कर दिया। शब्द मिलता है नायब नाजिम, एक क्षेत्रीय प्रबंधक जो जिम्मेदार था बिहार वाले क्षेत्र की आय और व्यय के लिए। अलीवर्दी खां एक योग्य एडमिनिस्ट्रेटर निकला, एक योग्य मैनेजर निकला। आर्थिक मामलों पर उसकी पकड़ अच्छी थी। उसने न सिर्फ बिहार वाले क्षेत्र की आर्थिक दशा को सुधारा, बल्कि मुगलों को भेजे जाने वाले
जो रेवेन्यू था, वार्षिक राजस्व था, उसमें लगभग 1.5 गुने की वृद्धि कर दी। नाम मुगल दरबार तक भी पहुंचा कि चलो कोई है जो हमें ठीक ठाक तरीके से टैक्स भेज रहा है। तो ये अलीवर्दी खां, यहाँ से इसकी एंट्री हो रही है 1732 में। सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद सरफराज गद्दी पर बैठा 1739 में, लेकिन तब तक अलीवर्दी खां अपने आप को बहुत मजबूत कर चुका था और उसने गद्दी पर अपना दावा पेश किया। सरफराज और अलीवर्दी खां के बाद अलीवर्दी खां के मध्य 1740 में गिरिया के मैदान में एक युद्ध हुआ, जिसमें सरफराज खां की पराजय हुई और अलीवर्दी खां इस प्रकार से बंगाल के नवाब बने। 1740 से 1756 तक अलीवर्दी खां ने बंगाल पर शासन किया और बेहतर तरीके से किया। आप लोग जानते हैं ये वो दौर था जब कर्नाटक युद्ध शुरू हो चुके थे और अंग्रेज कर्नाटक के साथ साथ बंगाल में भी अपने जो उनकी कोठियां थी, जो उनके गोदाम थे, उनकी किलेबंदी करना चाहते थे। अलीवर्दी खां से उन्होंने परमिशन भी मांगी थी, लेकिन अलीवर्दी खां ने उनको कहा कि तुम मेरे संरक्षण में हो, व्यापारी हो, व्यापार करो, तुम्हें किलेबंदी करके क्या करना है। यानी अलीवर्दी खां एक मजबूत शासक था और संभवतः वो समझता था कि अंग्रेजों को किलेबंदी करने का अधिकार देने के नुकसान क्या होंगे। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं था, उसकी 3 पुत्रियां थीं और एक पुत्री का पुत्र मिर्जा मोहम्मद तब पैदा हुआ था जब अलीवर्दी खां नवाब बना था। तो अलीवर्दी खां ने मिर्जा मोहम्मद के जन्म को अपने लिए अच्छा माना, लकी माना और उसने निश्चित किया कि ये बच्चा मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। 1756 में जब अलीवर्दी खां की मृत्यु हुई तो वही मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के नाम से, नवाब सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब पद पर बैठा। बहुत आसानी से सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब पद मिला क्योंकि उसके नाम की घोषणा पहले से ही की जा चुकी थी, लेकिन ये कांटों भरा ताज शामिल हुआ। मात्र 1 वर्ष के भीतर न सिर्फ सिराजुद्दौला की नवाबी चली गई, बल्कि उसको अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा तो उसका विरोध उसके परिवार के अंदर भी था। उसकी मौसी घसीटी बेगम का पुत्र शौकतगंज, जो खुद नवाब बनना चाहता था, ये लोग उसके घोर विरोधी थे। इसके अलावा दरबार के कुछ अन्य लोग भी थे, जैसे कि राजवल्लभ, अमीचंद, कृष्णवल्लभ। इसमें अमीचंद एक व्यापारी था, सेठ था और बहुत सारा पैसा अलीवर्दी खां ने उसके बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ था और उसने हिसाब में काफ़ी गड़बड़ी करी थी, नवाब को काफ़ी आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। नया नवाब इसकी जांच पड़ताल कराना चाहता था। इसी प्रकार से कृष्णवल्लभ, जो कि नवाब का कैशियर था, खजांची था, उसने भी खातों में काफ़ी गड़बड़ की हुई थी, करप्शन, आर्थिक घोटाले किए हुए थे। और जब नवाब ने इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए तो ये कलकत्ता चले गए। कलकत्ता चले गए का मतलब ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शरण में चले गए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम, जो अंग्रेजों की मुख्य कोठी थी, और अंग्रेज भी नवाब से कुछ खास संतुष्ट नहीं थे। संतुष्ट क्या नहीं थे? ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब के बीच में आप देख सकते हैं सिराजुद्दौला के संबंध जिन लोगों से खराब थे, उसमें एक वर्ग है जो बंगाल के लोगों का है, उसके अपने परिवार के लोग हैं, उसके अपने अधिकारी हैं, और दूसरा वर्ग है ईस्ट इंडिया कंपनी। 2 मुद्दे थे जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी से नवाब नाराज था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला के इस विरोध को देखते हुए अपने आप मान लिया था कि नवाब इस संघर्ष में पराजित हो जाएगा। तो उन्होंने नवाब के आदेशों की अनदेखी करनी शुरू कर दी।
जैसे नवाब ने जब अमीर चंद और कृष्ण वल्लभ को वापस मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था उसकी किलेबंदी कर दी। किलेबंदी करने का मतलब ये है कि आप चारों तरफ खाई खोद लीजिए। अंग्रेजों ने तो उस किले के परकोटे पर तोपें भी चढ़ा ली। ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा था दस्तक का दुरुपयोग। अब ये दस्तक क्या है, आपने पहले पढ़ा हुआ होगा। अंग्रेजों ने 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर से एक शाही फरमान प्राप्त किया था। शाही फरमान मुक्त व्यापार के लिए, फ्री ट्रेड। मुक्त व्यापार का अर्थ था कि अंग्रेजों को बंगाल से आयात निर्यात के लिए कोई स्थानीय टैक्स नहीं देना होगा। बंगाल के अधिकारियों ने 1717 में भी इसका विरोध किया था, लेकिन फर्रुखसियर बादशाह थे तो उन्होंने वो दे दिया। तो ये जो दस्तक है, या कहिए कि फ्री ट्रेड के लिए दिया गया प्रमाण पत्र है, कंपनी के व्यापार के लिए था, निजी व्यापार के लिए नहीं था। तब तक कंपनी के व्यापार और निजी व्यापार में अंतर करना आसान काम नहीं था, क्योंकि कंपनी का जो अधिकारी होता था वो एक प्रमाण पत्र जारी कर देता था कि ये कंपनी का व्यापार है। अब कंपनी के व्यापारी अधिकारी क्या करते थे, वो अपना निजी सामान भी उसी सामान के साथ मिला देते थे जो कंपनी के व्यापार के लिए था। इससे भी 2 कदम आगे बढ़ करके वो बंगाल के व्यापारियों को कहते थे कि तुम भी अपना सामान हमारे सामान में मिला दो, तुम्हें भी टैक्स से छूट मिल जाएगी, बदले में हम तुमसे कुछ चार्ज कर लेंगे। यानी कुल मिलाकर के इस व्यापार में अंग्रेजों को एक तरफा लाभ हो रहा था और बंगाल को, राज्य को नुकसान हो रहा था, क्योंकि उसको इस अवैध व्यापार से कर की हानि हो रही थी। तो दस्तक के दुरुपयोग का मुद्दा भी गंभीर था। इन सब चीजों को लेकर के सिराजुद्दौला का विरोध था। जब सिराज ने देखा कि अंग्रेज कंपनी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही है, बल्कि वो उसके विरोधियों की भी मदद कर रही है, इनके बीच में साठ-गांठ हो रही है, हम ये नहीं कह सकते कि सिराज, जैसा कि कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि वो अनुभवहीन था या उसको समझ नहीं थी। हाँ, ये ठीक है कि वो बहुत यंग था, लेकिन और अनुभव उसने देखा था अलीवर्दी खां को प्रशासन करते हुए, तो उसको इस चीज की समझ थी कि लोग उसके खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं। तो उसने शौकतगंज को पकड़ लिया, वो उसको दंडित करना चाहता था। शौकतगंज ने किसी तरह से माफी मांग करके अपनी जान बचाई। अब इसके बाद सिराज ने क्या किया, जून 1756 उसने कासिम बाजार पर हमला कर दिया, उसने कलकत्ता पर हमला कर दिया और छोटे से संघर्ष के बाद अंग्रेजों को सरेंडर करना पड़ा। फोर्ट विलियम, जो कि अंग्रेजों की मुख्य फैक्ट्री थी, कर्नल ड्रेक वहां पर मुख्य अधिकारी था। कर्नल ड्रेक ने वो जगह छोड़ दी और समुद्र में फुल्टा आइलैंड था, वो सुरक्षित वहां चला गया। लेकिन फोर्ट विलियम को पूरा खाली नहीं किया गया। हॉलवेल, जो कि एक रिटायर्ड सर्जन था, उसके नेतृत्व में वहां पर कुछ लोग रह गए और लगभग 3 दिन संघर्ष चला, फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया। यहीं पर वो घटना घटी जिसे इतिहास में ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ब्लैक होल घटना, ब्लैक होल त्रासदी इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध है, खासतौर पर अंग्रेज इतिहासकारों के बीच में। ये है क्या, पहले ही समझ लेते हैं, फिर देखेंगे कि इसमें सच झूठ क्या है। जब कलकत्ता को जीत लिया गया तो सिराज वहां से वापस आ गया। उसने अपने एक अधिकारी मानिक चंद को वहां पर अपॉइंट कर दिया एज ए केयरटेकर। अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखा है कि 146 अंग्रेजों को, जिसमें पुरुष, महिला, बच्चे थे, एक छोटी सी कोठरी में लगभग 260-267 स्क्वायर फीट का कमरा, 18 फीट और 14 फीट उसकी लंबाई चौड़ाई थी, 14 फीट 10 इंच के आसपास है किताबों में।
उस छोटी सी कोठरी में जून की उमस भरी गर्मी में 146 अंग्रेज बंदी बना लिए गए और उनमें से 123 दम घुटने की वजह से मारे गए। तो इतिहासकारों ने इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं कि कैसे संभव है कि इतने छोटे कमरे में इतने सारे अंग्रेजों को भर दिया जाए। पहली बात, यानी ये कहानी अगर पूरी तरह से मनगढ़ंत नहीं है, लोगों को बंदी बनाया गया होगा, उनको रखा भी गया होगा, उस जमाने का जो इतिहास है जिसमें कैदियों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता था उसके हिसाब से सामान्य घटना थी। लेकिन अतिशयोक्ति को इसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके बनाया गया। कहा जाता है कि अंग्रेजों का एक मकसद था, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक मकसद था ब्रिटेन में अपने प्रति सहानुभूति हासिल करना, भारत के अन्य क्षेत्रों में ये प्रदर्शित करना कि देखिए उनके साथ कितना खराब व्यवहार किया गया है। आगे चल करके जब भारत में शिक्षा व्यवस्था का जन्म हुआ तो लगभग हर मिशनरी स्कूल में ब्लैक होल की घटना पढ़ाई जाती थी कि देखिए अंग्रेजों के साथ कितना क्रूर व्यवहार किया गया। मोगला आदिवासी या जलियांवाला बाग हत्याकांड या अन्य बहुत सारी चीजें, वो क्रूरतम कार्य जो अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ किए, उनके ऊपर चुप्पी साध ली जाती थी। खैर वो सब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे एक ट्रेन के, एक मालगाड़ी के डिब्बे में भारतीयों को भर दिया गया था और बिल्कुल ब्लैक होल जैसी त्रासदी हुई। तो आगे चलकर के बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। फिलहाल ब्लैक होल घटना की सूचना, कलकत्ता की पराजय की सूचना मद्रास पहुंची, आज का चेन्नई। अंग्रेजों के जो 3 मुख्य केंद्र थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, तो मद्रास इतनी आसानी से बंगाल जैसे समृद्ध क्षेत्र को अपने हाथ से, वहां पर व्यापार करने के अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। वहीं पर कलकत्ता के बगल में चंद्रनगर में फ्रांसीसी भी बैठे हुए थे। अंग्रेजों को ये भी डर था कि ऐसा ना हो कि सिराजुद्दौला और फ्रांसीसियों के बीच में गठबंधन हो जाए और क्षेत्र प्राप्ति तो बाद की बात है, व्यापारिक अवसर भी खत्म हो जाए। तो कलकत्ता से मद्रास, तो मद्रास से कलकत्ता क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में 5 जहाज, 900 यूरोपियन सैनिक, 1500 भारतीय सैनिक, एक फौज आई। अब यहां पर देखिए अंग्रेजों को जो लाभ मिल रहा है समुद्र का, उन्हें मद्रास से कलकत्ता जाना है और इसके लिए उन्हें किसी भी भारतीय राज्य में प्रवेश नहीं करना है। वो सीधे सीधे समुद्र के रास्ते से पहुंच जाएंगे। ना तो सिराजुद्दौला ने, ना ही किसी अन्य भारतीय शासक ने, नौसेना के ऊपर भारतीयों का ध्यान था ही नहीं। चोलों के समय में भले ही बंगाल की खाड़ी चोल झील कहलाती हो, या शिवाजी ने एक बेहतर नौसैनिक ढांचा खड़ा किया था, लेकिन अन्य शासक जैसे कि मुगलों के जहाज भी बस व्यापारिक सामान ही ढोते रहे समुद्र में, नौसैनिक शक्ति वो भी विकसित नहीं कर पाए। तो अंग्रेज बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता तक पहुंच गए और कर्नल ड्रेक ने एक कलकत्ता काउंसिल का गठन कर दिया जिसमें वो खुद शामिल थे और क्लाइव और वाटसन थे। जल्दी ही अंग्रेजों ने कलकत्ता के ऊपर पुनः अधिकार कर लिया और पुनः अधिकार करने के बाद उन्होंने सिराजुद्दौला के पास ये संदेश भेजा कि भाई आपको कंपनसेशन देना होगा, आपने हमारे ऊपर आक्रमण किया। तो दोनों के मध्य अलीगंज संधि हो गई। अब यहाँ पर इतिहासकार सिराज को थोड़ा दोष देते हैं कि सिराज ने संधि कर ली, तो उसने गलत किया। कुछ विद्वानों का कहना है कि सिराज ने उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए थोड़ा सा समय लिया। सिराज के सामने 2 समस्याएं थी। पहला, सिराज को पता था कि अंग्रेजों का समर्थन उसके अपने कुछ लोग कर रहे हैं, उसके अपने कुछ अधिकारी अंग्रेजों के साथ मिले हुए हैं। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की अफवाहें थीं और एक अफवाह ये भी थी
कि अहमद शाह अब्दाली इस बार बंगाल पर आक्रमण करेगा। और सिराज ने एक मानना चाहिए कि कुशल प्रशासक की तरह अपनी सेना का एक हिस्सा सीमा पर भेजा हुआ था। तो सिराज ने अलीगंज संधि कर ली। अलीगंज संधि की शर्तों के अनुसार सिराज ने 3 लाख रुपए कंपनी को हर्जाना दिया कि भाई युद्ध हुआ और जो आपको नुकसान पहुंचा ये उसका कंपनसेशन है। तो 3 लाख रुपए नकद हर्जाने के तौर पर दिए गए। अंग्रेजों को फोर्ट विलियम की किलेबंदी करने की अनुमति दे दी गई। अंग्रेजों को अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटी सेना रखने की अनुमति दे दी गई। बदले में अंग्रेजों ने यह कहा कि अगर कभी नवाब के ऊपर कोई आक्रमण होता है तो अंग्रेज उसकी सुरक्षा के लिए अपनी सेना और धन से सहयोग करेंगे। इस प्रकार अलीगंज की संधि संपन्न हुई। अंग्रेजों को बंगाल में जो मुक्त व्यापार का अधिकार मिला हुआ था, 1717 का जो फर्रुखसियर का फरमान था, वो भी अंग्रेजों को वापस कर दिया गया। तो अंग्रेज एक लाभ की स्थिति में आ गए। अब इस संधि के बाद क्लाइव की इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लाइव बंगाल के ऊपर अपना प्रभाव चाहता है, प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लाइव चाहता है कि उसका प्रभाव बने। वो मद्रास वापस नहीं जाना चाहता। क्लाइव को यह भी चिंता है कि फ्रांसीसी जो हैं वो प्रभावी ना हो जाए। अलीगंज संधि के बाद यूरोप में 7 इयर्स वॉर शुरू हो जाती है। नतीजा भारत में फिर से कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाते हैं और अब क्लाइव चाहता है जल्दी से जल्दी चंद्रनगर के ऊपर नियंत्रण स्थापित करना। क्लाइव सिराजुद्दौला से चंद्रनगर के ऊपर हमला करने के लिए बात करता है। यहां पर सिराज की ढुलमुल नीति है। सिराज न हाँ करता है न ना करता है और उसके अस्पष्ट जवाब को क्लाइव अनुमति मानता है उसकी और चंद्रनगर के ऊपर हमला कर देता है और फ्रांसीसियों की पराजय होती है। ये सिराज की एक बड़ी भूल है। अगर सिराज अंग्रेजों को फ्रांसीसियों पर नियंत्रण कायम करने से रोकता तो संकट के समय में फ्रांसीसी थोड़ा बैलेंस कर सकते थे। तो इस प्रकार प्लासी के युद्ध से पहले की ये पृष्ठभूमि है। अब इसके बाद हम देखें कि प्लासी का युद्ध कैसे हुआ।